सो हे गाइस, हाउस दी जोश बहुत हाई है ना, हाई ही रखना, ठीक है ना। तो जितनी आपकी पेपर की नॉलेज जरूरी है, आप लोगों के मैथ्स के लिए जितनी ज्यादा नॉलेज जरूरी है, उतना ही जरूरी इंपॉर्टेंट ये है कि आप उस नॉलेज को कैसे प्रेजेंट करते हो, ठीक है ना। तो उस नॉलेज को प्रेजेंट करने के एक तरीका होता है, वो इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर। इस वीडियो में आपका एक मिनट भी वेस्ट नहीं होने दूंगा, पूरी वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन खुला है, बात करना वहां पर, ठीक है ना। और अगर आपको कोई सजेशन लगे कि भैया इसमें ये वाला पॉइंट इंक्लूड होना चाहिए तो वो भी आप बताना। तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करें, सीधे स्टार्ट कर लें, ठीक है। एक बात और कहनी चाहूंगा, एक बात और कहनी, सुन लो इंपॉर्टेंट मत करो। तो जब क्लास में आप लोग पेपर देते हो, स्कूल में पेपर देते हो, तो जब टीचर के पास कॉपी जाती है ना, तो उसके ऊपर आपका नाम लिखा होता है क्लियरली कि ये अनुराग की कॉपी है, ये अनुष्का की कॉपी है, इस टाइप से क्लियर लिखा होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे टीचर को पता होता है ये अनुष्का की क्लास की लड़की टॉपर है, ठीक है। अब वो उसी हिसाब से उसकी कॉपी चेक करते हैं टीचर्स कि ये टॉपर है, तो इसको थोड़ी कॉपी अच्छे से चेक कर लेते हैं। एक बच्चा होता है, उसका नाम लिखा होता है बैक बेंचर, टीचर को पता है तो उसकी कॉपी उसी हिसाब से चेक करते हैं। एक एवरेज बच्चा है, उसको भी उसी हिसाब से चेक करते हैं। बट बोर्ड में जब बोर्ड वाली कॉपी आ जाए तो वो नेम वाला आप फर्स्ट पेज भरते हो ना, इसमें भरा होगा इस पेपर में, तो स्टार्टिंग का पेज में एक सीजर बनी होती है, तो वो जो नेम रोल नंबर होता है सब कुछ कट जाता है आपका, वो बोर्ड के पास रह जाता है। टीचर के पास जाकर कॉपी साइड में सब्जेक्ट कोड, पर्सन के पास डिसेबिलिटी थी या नहीं, ये सब जाता है। तो टीचर को नहीं पता होता कि आप क्लास के टॉपर हो, बैक बेंचर हो, एवरेज हो, कुछ हो, उसको नहीं पता। उसके लिए आप एक नॉर्मल बच्चे हो, वो आपको जज करेगा आपके पेपर लिखने के तरीके से, आपकी हैंडराइटिंग से, आपके आंसर से, आपके मेथड से, इस सब से आपको जज करेगा। अगर आपका इंप्रेशन अच्छा हुआ, अगर आपने इंप्रेशन अपना अच्छा दे दिया कि हाँ उसको लगे कि बच्चा अच्छा पढ़ने में है, तो वो आपकी फ्लुएंटली कॉपी चेक कर जाएगा। एक बार इंप्रेशन बन गया टीचर की नजर में कि बच्चा अच्छा है, तो छोटी छोटी मिस्टेक होंगी ना, मल्टीप्लाई में मिस्टेक होगी, कैलकुलेशन एरर्स होंगी, उसको वो अपने आप उठाएगा, ब्लू पेन उससे सही कर देगा और आपको नंबर दे देगा। बट यहीं पे अगर आपको लगा कि बच्चा तो ऐसा ही है यार, ये गलतियां बहुत कर रहा है, तो फिर वहीं पे वो गलती को काटता चलेगा, यार यार काटो, उसने देखा ये खिचड़ी पिचड़ी सी होती है, काटो हटाओ 0 नंबर, ठीक है, समझ में आया। तो मैं यही तो बोल रहा हूँ कि आपको पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैथ के एग्जाम में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैथ में हर एक स्टेप का नंबर होता है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो इधर से स्टार्ट करें, इधर से। हाँ, सबसे पहला डाउट तो बच्चों के अंदर यही रहता है कि भैया हम स्टार्ट कौन सी सेक्शन से करें, ए से, बी से, सी से, डी से, ठीक है ना। तो इस डाउट का सबसे सिंपल जवाब है कि आपको जो सेक्शन बहुत अच्छे से आता है उस सेक्शन से स्टार्ट करो। अब ये कौन सा सेक्शन से अच्छे से आता है, सेक्शन ए भी आता है, बी भी आता है। देखो अगर आपको 2 सेक्शन अच्छे से आते हैं, 2 सेक्शन आपको पूरे पूरे आते हैं, तो फिर उस सेक्शन से स्टार्ट करो जिसके मार्क्स ज्यादा है। जैसे मान लो सेक्शन ए आपको पूरा आता है बट उसके 12 मार्क्स है, नहीं सेक्शन ए बी के 12 मार्क्स है, सेक्शन ए आपको अच्छे से आता है, सेक्शन डी आपको अच्छे से आता है, सी वाला सेक्शन ए एंड सेक्शन सी आपको अच्छे से आता है, सेक्शन ए के 12 मार्क्स है, सेक्शन सी के 16 मार्क्स है, तो फिर आप सेक्शन सी से स्टार्ट करो। क्योंकि आप सेक्शन सी से स्टार्ट करोगे ना तो बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे, पेज ज्यादा भरेगा, ज्यादा पेज सही आएंगे आपके। स्टार्टिंग में क्या होता है, आपके पेजेस पे एरर नहीं होनी चाहिए, आपके पेज में कटिंग नहीं होनी चाहिए, आपके आंसर फ्लुएंटली सही आने चाहिए। वो चेक करें हाँ सब कुछ सही है, सबको स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 हटा पूरे मार्क्स 4 नंबर इस टाइप से आना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरे सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन सी 4 में आते हैं तो 4 के 4 आते हैं, पूरा कर दो, सेक्शन सी से स्टार्ट करो, ठीक है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आपको जो सेक्शन बेस्ट तरीके से आता है उस सेक्शन से स्टार्ट करो। आपको 2 सेक्शन बहुत अच्छे से आते हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी आपको दोनों पूरे पूरे आते हैं, तो फिर उस सेक्शन से स्टार्ट करो जिसके मार्क्स सबसे ज्यादा है, ठीक है। डिपेंड करता है आपके ऊपर। नेक्स्ट चीज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट मैंने आपकी पिछली वीडियो में बताया, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में पता नहीं चलता कब 10 मिनट निकली, कब 20 मिनट निकली, सच्ची बता रहा हूँ पता नहीं चलता। आप एक क्वेश्चन में अटक जाओ हल्का सा, आपको पता नहीं चलेगा कब गया टाइम, ठीक। तो उसके लिए क्या करना है, आपको प्रॉपर यूज करना है। आपको जो रीडिंग टाइम दे रखा होगा, रीडिंग टाइम आपको 15 मिनट मिलेंगे ना, तो 15 मिनट में आपको डिसाइड कर लेना कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं और कौन से क्वेश्चन करने हैं। आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी ना, तो उस 15 मिनट में, उस 15 मिनट में आपको बहुत ज्यादा श्योर हो जाना है कि मेरे को ये क्वेश्चन छोड़ना है, ये क्वेश्चन करना है। फिर बाद में बसना नहीं पहले चाहिए कि मैं कौन सा करूं कौन सा नहीं करूं, ठीक है। तो आपको अच्छे से डिसाइड कर लेना है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट, ये रीडिंग टाइम का बता दिया, टाइम में सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी सेक्शन डी कितना देना है। देखो आपको एक बात बता दूं, आपको मिलेंगे 100 मिनट, ठीक है। 40 नंबर का पेपर 100 मिनट मिलेंगे, नहीं भैया 120 मिलेंगे, 120 मिलेंगे, लेकिन 20 मिनट आपको रिवीजन कैलकुलेशंस इन सब के लिए छोड़नी है, लास्ट के 20 मिनट, ठीक है। तो आपको 100 मिनट मिलेंगे, 40 मार्क्स 100 मिनट, एक मार्क के लिए कितना टाइम बचा आपके पास, 2.5 मिनट,
ठीक है ना। तो 1 मार्क के लिए 2.5 मिनट। सेक्शन ए में कितने मार्क्स होते हैं? 6 क्वेश्चन होते हैं, 2 नंबर के 12 मार्क्स, ठीक है। तो 12 × 2.5 होता है 30 मिनट्स। तो सेक्शन ए में आपको देने 30 मिनट। सेक्शन बी में भी 3 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन नहीं 4 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन 3-3 नंबर के होते हैं। यहाँ पे 12 मार्क्स होता है, तो यहाँ पे भी आपको 30 मिनट दे दिए, ठीक है। घड़ी से चेक करते हुए चलना है। सेक्शन ए में, सेक्शन ए स्टार्ट किया, हाँ भाई अभी इतना टाइम हो रहा है, मेरे को ये हर एक क्वेश्चन इतनी देर में खत्म करना है। देखो एक क्वेश्चन 1 मार्क 2.5 नंबर का है। सेक्शन ए में हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। अच्छे से सुनना, सेक्शन ए में क्या है, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का है। मतलब एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको चाहिए 5 मिनट। 1 मार्क के करने के लिए 2.5 मिनट, 2 मार्क करने के लिए 5 मिनट, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या चाहिए, 2.5 मिनट। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, 2.5 ही आ रहा है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करने के लिए 5 मिनट, इस हिसाब से करते हुए चलना। क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन बहुत देर में होंगे, तो इस सब का एवरेज आपको निकाल के चलना है। एक क्वेश्चन देर में हो रहा है तो आपको कोशिश करनी है कि अगला क्वेश्चन मुझे ये गिवन टाइम से पहले ही कर देना है। टोटल आपको सेक्शन ए में 30 मिनट से ज्यादा लगनी नहीं चाहिए किसी भी हाल में, ठीक है। सेक्शन बी में भी 30 मिनट से ज्यादा नहीं लगनी चाहिए। आपको अपनी घड़ी के अंदर लगा देना एकदम। जो बच्चा टाइम की कदर करता है, टाइम उसकी कदर करता है, ठीक है। आप टाइम के साथ खिलवाड़ करोगे, टाइम आपके साथ खिलवाड़ कर देगा। तो ये चीज नहीं करनी है, आपको बहुत अच्छे से टाइम मैनेज करना है। सेक्शन सी में 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन डी नहीं होता है, मैंने गलत लिख दिया, केस स्टडी होते हैं इसमें, ठीक है ना। तो केस स्टडी और सेक्शन सी दोनों को मिला के 4 क्वेश्चन होते हैं, ठीक। एक ही बनेगा इसका। और 4 क्वेश्चन मतलब 4 क्वेश्चन 4 मार्क के 16 क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे बचेंगे आपके 40 मिनट, ठीक है। तो सेक्शन सी जो केस स्टडी वाले क्वेश्चन है उसमें 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे या फिर एक प्रूफ वाला होगा। जो कुछ भी हो आपके सेक्शन सी में आपको 40 मिनट याद देनी है, 30 मिनट याद देनी है, 30 मिनट याद देनी है, इससे ज्यादा नहीं देना है। इससे कम में कोशिश करो खत्म करने की। बट याद रखना बच्चों, ज्यादा हड़बड़ी मत करना। देखो ज्यादा हड़बड़ी करोगे आपके कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाएगी। कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी तो 1 नंबर होता है सिर्फ आंसर लिखने का। अब मार्किंग स्कीम उठा के देखोगे तो आपके जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस हैं उसमें आप पूरा करते जा रहे हो, लास्ट में जो आंसर लिखते हो ना उस आंसर का 1 नंबर होता है। आपने मान लो पूरा सही किया, लास्ट के आंसर लिखने में गलती होगी, मल्टीप्लाई में गलती होगी, डिवाइड में गलती होगी, प्लस माइनस में गलती होगी, तो 1 नंबर चला गया। 3 नंबर का क्वेश्चन 1 नंबर वैसे चला गया, पूरा सही किया था। तो इसी चीज को इंप्रूव करने के लिए बोल रहे हैं कि आपको टाइम के हिसाब से मैनेज करना है। दूसरी, आपको अपना इंप्रेशन अच्छा देना है। इंप्रेशन कैसे अच्छा देंगे, आप वही अच्छे से फ्लुएंटली लिखो, फ्लो ब्रेक मत करो। अभी पूरी वीडियो डिस्कस करते हैं कैसे इंप्रेशन देते हैं फ्लो को। इस वीडियो को पूरा देखना, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। बहुत शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, कोशिश कर रहा हूँ, बट जो चीज इंपॉर्टेंट वो तो बतानी पड़ेगी ना, ठीक है। इसके बाद बी कॉन्फिडेंट। भैया इसका क्या जरूरत है पेपर प्रेजेंटेशन में, कॉन्फिडेंस की तो कॉन्फिडेंस लिखूँ वहाँ पर, नहीं। देखो कभी कभी क्या होता है, आपने पेपर उठा के देखा और उस पेपर के अंदर कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जो क्वेश्चन आप एक दिन पहले छूट गए थे कि ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, वही क्वेश्चन वहाँ पर आ गया, तो वहाँ पे ज्यादा हड़बड़ी नहीं करते। या फिर बहुत सारे बच्चों को केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस में दिक्कत होती है कि भैया मेरे को केस स्टडी बेस्ड नहीं आते, तो वहाँ पर भी आपको ज्यादा हड़बड़ी नहीं करनी है। भैया केस स्टडी कैसे करूँगा, 8 नंबर के तो 2 क्वेश्चन होते हैं, केस स्टडी कैसे सॉल्व होंगे, 8 नंबर चले गए, ऐसा नहीं करना है। वहाँ पर तो सिंपल क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा हार्ड नहीं आएगा। तो कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आपको हड़बड़ी नहीं करनी है। आपको एकदम हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं यहाँ का शेर हूँ, मैं यहाँ का सिंबा हूँ, ठीक है ना। तो बस आपको कॉन्फिडेंस अपने अंदर बना रखना, बट याद रखना ओवर कॉन्फिडेंस मत हो जाना, क्योंकि जब ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं ना तो अरे ये ले ऐसे करते करते बहुत ज्यादा मिस्टेक हो जाती है। तो इस चीज को अवॉइड करना है। नेक्स्ट याद है ड्रॉ मार्जिन ऑन राइट साइड। ये तो हर टीचर बताता है, हर कोई बताता है कि मार्जिन होती है राइट साइड में होनी चाहिए, लेकिन क्यों? इसका काम क्या होता है, अगर मार्जिन होगी तो आपका एक तो आंसर बड़ा लगता है, वो होती है थ्योरेटिकल। जो थ्योरेटिकल होते हैं, मैथ्स के लिए नहीं बता रहा हूँ, जो थ्योरेटिकल होती है उसके अंदर मार्जिन में एक तो आपका आंसर बड़ा लगता है, दूसरी बात अब मैथ्स के अंदर क्या कर सकते हो, मार्जिन में आप लोग अपनी कैलकुलेशन छोटी मोटी कर सकते हैं, बट छोटी मोटी ही करना। आपको बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करनी है, वो मार्जिन भी गंदी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने लाइन भेज दी अब तो मैं यहाँ पे पूरा युद्ध कर दूंगा मार्जिन के साथ, नहीं। अगर मैं तो बताऊंगा बस मार्जिन खींचिए, वहाँ पे कैलकुलेशन मत कीजिए। हाँ आप मार्जिन खींचिए, वहाँ पे कैलकुलेशन मत कीजिए। तो कैलकुलेशन करेगा रफ पेज, लास्ट पेज को यूज कीजिए, यूज ऑफ लास्ट पेज, लास्ट पेज को यूज कीजिए, वहाँ पे सारी कैलकुलेशन कीजिए। आपको जो कैलकुलेशन करनी है सारी कैलकुलेशन कीजिए, अच्छे से कीजिए। ऊपर लिख दीजिए रफ पेज, और लास्ट में जब आपका हो जाए उसको काट देना है, मत भी काटना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। सभी बात साफ सफाई। मोदी जी ने अभियान चलाया है स्वच्छ भारत अभियान, तो आपको भी पेपर में चलाना है साफ सफाई का अभियान। साफ सफाई कैसे, आपको क्या करना है, आप देखो अभी क्या करते हो आप लोग, जो कॉपी सॉल्व अभी जो कॉपी में क्वेश्चन करते हो, आप क्या करते हो, क्वेश्चन करते आ रहे हो, देखो कैसे 3x × 5 = 16 था, ठीक है। तो इसी में आगे ऐसे करके बढ़ा दिया 15x
इक्वल्स टू 16, x इक्वल्स टू 16/50 ऐसे कर दिया। तो ये सब ना करना है, देखो ऐसे एक ही लाइन के अंदर बढ़ाते हुए नहीं जाना है। आपको क्या करना है, नीचे आते जाओ, नीचे आते जाओ, नीचे आते जाओ। बोर्ड की कॉपी मिलती है भाई, उसको भरो ना, क्यों नहीं भर रहे हो? भरने के लिए दी जाती है, एकदम फ्लो में ऐसे चलना है, ठीक है? ऐसे ऐसे नहीं चलना है, ऐसे जा रहे हो फिर ऐसे जा रहे हो फिर ऐसे जा रहे हो, ये नहीं करना, इस चीज को अवॉइड करना बच्चों, ठीक है? नेक्स्ट चीज, कटिंग अवॉइड करना। स्टार्टिंग के 3 से 4 पेजों के अंदर आपकी कटिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है? जैसे मैंने ये लिख रखा है, नो कटिंग स्टार्टिंग इन स्टार्टिंग 4 to 5 पेजेस, ठीक है? 4 to 5 नहीं, आप 3 to 4 कर दो, ठीक? क्योंकि अब पेपर छोटा आने वाला है, 3 to 4 पेजेस के अंदर कोई कटिंग नहीं चाहिए। ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपकी जब कटिंग नहीं होगी, टीचर को लगेगा कि बच्चा वाकई में पढ़ने वाला है। अगर मैंने इसके नंबर कम किए और इसने अगर रीचेकिंग फाइल कर दी और उसके नंबर बढ़ गए, तो टीचर की फाइल क्लोज हो जाएगी, ठीक है ना? ये बोर्ड ने बना रखा है नियम कि भाई आप चेकिंग इतने अच्छे से करो कि अगर बच्चे ने रीचेकिंग फाइल की और उसके अगर अच्छे ज्यादा नंबर बढ़ गए, 5, 6, 10 नंबर बढ़ गए, तो याद रखना हम आपका लाइसेंस पढ़ाने वाला रद्द कर देंगे, पूरे इंडिया में आप पढ़ा नहीं पाओगे कहीं। ये बोर्ड का साफ सुथरा नियम है, ठीक है? तो आपको कटिंग अवॉइड करनी है, जिससे कि टीचर के अंदर ये दिमाग में आया कि ये बच्चा पढ़ने वाला है भाई, इसकी मैंने कटिंग की तो इसने मेरी कटिंग कर दी है, ठीक है? नंबर्स की, ठीक है? नेक्स्ट इज हाउ टू अटेम्प्ट प्रूफ क्वेश्चंस। देखो प्रूफ वाले क्वेश्चंस आते हैं तो उसके अंदर बच्चों के 1-2 नंबर तो ऐसे चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि वो गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन नहीं लिखते। आप लिखते हो बहुत अच्छा, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो उसने प्रूफ वाला क्वेश्चन देखा डायरेक्ट प्रूफ चालू कर दिया। ये नहीं करना है, पहले आपको प्रूफ वाला क्वेश्चन दे रखा है, जैसे हम सर्कल का क्वेश्चन है, सर्कल के आएंगे, सर्कल का क्वेश्चन है, उसमें लिखो गिवन अ सर्कल विद सेंटर्स यू आर 2 टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट बी टचिंग द सर्कल एट टी एंड आर डैश डैश डैश, पता करना जो कुछ भी है, ठीक? टू प्रूफ करना है आपको टेंजेंट आर, जो कुछ भी आपको प्रूफ करना हो, ठीक? अगर आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करना है तो कंस्ट्रक्शन के बारे में लिख दीजिए, ये क्लियरली स्पेसिफाई कीजिए गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन, 1 नंबर मिल जाएगा यहाँ पे आपको। डायग्राम याद रखना, जो डायग्राम ऐसा बनाना कि टीचरों को लगे कि ये बच्चे ने डायग्राम नहीं बनाया, इस कॉपी के अंदर पहले से डायग्राम बन गया है। इतना अच्छा बनाना, नीट एंड क्लीन प्रिसाइज डायग्राम का 1 नंबर होता है। आपको बता दूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आपको लग रहा हो कि मैं वैसे बताता जा रहा हूँ, इसका 1 नंबर, इसका 1 नंबर, मार्क्स स्कीम उठा के देख लेना, ठीक है? खुद सीबीएसई में पेपर रिलीज किए थे प्रैक्टिस पेपर, उसकी मार्क्स स्कीम भी दी थी, उसमें मार्क्स स्कीम में क्लियरली बता रखा है डायग्राम का 1 नंबर है, गिवन टू प्रूफ इन्फॉर्मेशन लिखने 1 नंबर, ठीक है? और जैसे मान लो आपके नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसके अंदर भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन पहले लिखनी है कि सर्कल, जैसे मान लो सिलेंडर का क्वेश्चन है, तो सिलेंडर का लेट द रेडियस ऑफ सिलेंडर दिस इतना है, लेट द रेडियस ऑफ स्फीयर दिस, लेट द हाइट इतनी, ये सब आपको क्लियरली लिखना है। ये सब लिखोगे आपका 1 नंबर मिल जाता है। मीन मोड मीडियन वाले क्वेश्चन में fk, fk-1, fk+1 इन सबको लिखने का 1 नंबर होता है, ठीक है ना? तो मैं आपको जो कुछ भी बता रहा हूँ ये सब आपके 1-1, 2-2 नंबर बढ़ाने के ट्रिक है। अगर आपको क्वेश्चन आ भी नहीं रहा होगा और आपने ये लिख दिया कि आपका f के इतना दे रखा है, इतना ये इतना दे रखा है, ये इतना दे रखा है, तो यहीं पे 1-2 नंबर ऐसे मिल जाएंगे। तो यहीं से तो 5-6 नंबर ऐसे बढ़ जाते हैं बच्चों के, ठीक है? लास्ट में बोल रहा हूँ, मेक द बॉक्स ऑन आंसर्स। जैसे आपका आंसर आया, लास्ट में आंसर निकल गया 36, x = 36, जैसे ये आया आपका x = 36, आई थिंक दिख नहीं रहा होगा यहाँ पर, इधर लिखते हैं x = 36, तो इसके ऊपर ऐसे बॉक्स बना देना है, ठीक है? तो टीचर को पता चले कि हाँ ये इसका आंसर है, ठीक? नेक्स्ट आ रहा है, हाँ ये वाली लाइन भूल गया बताना, हेंस। देखिए जब कोई भी आपका आंसर आए बच्चों, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर। हाँ यार झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई, सच बोल रहा हूँ, इन सबके 1-1 नंबर होते हैं। वैसे 3 नंबर का क्वेश्चन है, 1-1 नंबर इनके होते हैं, तो अब इसका आधा हो गया होगा, ठीक है? आधा, पहले जब 80 नंबर का जब इनके 1-1 नंबर होते थे, अब इनका आधा हो गया होगा, हाफ मार्क्स हो गया, हाफ मार्क्स आंसर लिखने का, हाफ मार्क्स ये लाइन लिखने का, ठीक है? तो आपको क्या करना है, ये आंसर जैसे आपका निकल आया है, किसी आपको ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था, तो उसके अंदर लेटर की हाइट निकालनी, तो लिख देना हेंस द हाइट और हेंस द लेंथ ऑफ द लेटर इज 36 मीटर, या फिर thus the length of the letter is 36 मीटर। इस लाइन का हाफ मार्क्स होता है, ठीक है बच्चों? तो आपको ये चीज तो बिल्कुल अवॉइड करनी नहीं है, ये चीज प्लस ये चीज आपको अवॉइड नहीं करनी है। नेक्स्ट इज ड्रॉ नीट एंड क्लीन डायग्राम। ये मैंने आपको बताया, देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है 1 मार्क। डायग्राम का 1 नंबर होता है, ऐसा बनाना कि टीचर को लगे कि हाँ यार ये चीज दी है बच्चे ने, इस बच्चे को तो मैं 2 नंबर दे दूंगा अभी तरफ से, ऐसा बना देना, ठीक है? नेक्स्ट इज डू नॉट स्किप स्टेप्स, अदरवाइज क्या होगा, आपको स्टेप्स स्किप नहीं करने। मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि स्टेप्स मैथ्स के पेपर में इतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं जितना आपका मैथ का पेपर रखता है,
ठीक है, तो स्टेप्स आपके अवॉइड नहीं करने। अब स्टेप्स कैसे होते हैं, जैसे आपने मल्टीप्लाई किया, आप क्वेश्चन पेपर करते हो, आप इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, अब इक्वेशन आपने माइंड में सॉल्व करी, वहां पे डायरेक्ट 2-3 स्टेप बाकी लिख दी, तो ये चीज नहीं करनी है, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। नेक्स्ट इज प्रॉपर्ली मेंशन एवरीथिंग। ये चीज बच्चे बहुत ज्यादा भूल जाते हैं, ये मैंने क्लाउड में भी पैक कर रखी है, ये चीज बच्चे बहुत ज्यादा भूल जाते हैं, प्रॉपर्ली मेंशन एवरीथिंग। इसके अंदर क्या करना है, जैसे मान लो आपको पता होगा एक ट्रायंगल होता है, ऐसा वाला ट्रायंगल, इसके अगर 2 एंगल बराबर होते हैं तो ये 2 साइड भी बराबर होती हैं। जैसे देखो मैं इसकी बोल रहा हूँ, एक ट्रायंगल है, इसके अगर 2 एंगल बराबर है ए बी सी, तो 2 एंगल बराबर तो 2 साइड ही बराबर होंगी, ए बी इक्वल टू ए सी। बट क्यों होंगी, तो इस चीज को इधर ब्रैकेट में लिखो साइड में, we know that the sides opposite to the equal angles are equal in length। इस चीज की बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, हर चीज को मेंशन करना है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, डायरेक्ट किसी इक्वेशन को यूज करो तो यहाँ पे लिख दो साइड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड इक्वेशन यूज कर दो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अगर 2 इक्वेशन को कंबाइन करके आपने डायरेक्ट निकाल तो लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। आप यहाँ पे लिख दो ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि आपको हर चीज मेंशन करनी है। आप ये समझ लो आपके आगे एक बच्चा बैठा होगा, आप पढ़ा रहे हो बच्चे को, ठीक है, आप अपनी कॉपी दे रहे हो उस बच्चे को पढ़ने के लिए, तो उसको कुछ नहीं आता मैथ्स में, तो आपकी कॉपी से समझ में आएगा तो करेगा, ठीक है। तो आपको उसी हिसाब से करना है कि उसको हर चीज समझ में आ जाए। ओके बच्चा लोग, इसके बाद आता है कन्वर्जन ऑफ यूनिट। सीबीएसई हर बार बच्चों के साथ खेलती है कि वो यूनिट्स के साथ खेल कर देती है। एक यूनिट एक लेंथ सेंटीमीटर में होगी तो एक लेंथ मीटर में होगी, एक लेंथ किलोमीटर में होगी तो एक स्पीड किलोमीटर पर सेकंड में होगी, किलोमीटर पर आवर में होगी तो एक स्पीड मीटर पर सेकंड में होगी। तो इस चीज को आपको याद रखना है कि जो क्वेश्चन आप कर रहे हो उसके अंदर क्लियरली आपको ध्यान रखना है, अंडरलाइन कर लो उसको कि मुझे इस यूनिट को चेंज करना है। इस चीज को अच्छे से याद रखना। डू नॉट ब्रेक फ्लो, फ्लो मत बिगाड़ना। जो आप लिख रहे हो लाइन से चलना, सेक्शन बी में लाइन से चलना, 4 5 6 7 8, सेक्शन सी में लाइन से चलना, हर एक क्वेश्चन को फ्लो मत बिगाड़ना, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको लास्ट में करना। हर कोई बोलता है जगह छोड़ो, जगह मत छोड़ो। अगर आप जगह छोड़ोगे, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, मान लो बाद में भी नहीं आया, तो वहां पर तो आप जब करोगे तो वहां पर गलती होगी ना, तो आप गलती हो जाएगी, फिर आपका प्रश्न बिगड़ जाएगा। नहीं 3 4 5 नहीं आ रहा, 5th की जगह मत छोड़ो, आप 6th कर दो, 5th लास्ट में करना, ठीक है, 5th लास्ट में करना। इसके बाद क्या, अवॉइड माइंड कैलकुलेशन, ये तो ऑलरेडी बता चुका हूं। माइंड की कैलकुलेशन अवॉइड करनी है आपको, साइड में करके देख लो कैलकुलेशन, ठीक। माइंड से कभी भी गलती हो जाती है। डू नॉट स्पेंड एक्स्ट्रा टाइम। हां, कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है, आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो सीधी बात है, नहीं आ रहा है तो उसके ऊपर ज्यादा टाइम मत लगाओ। एक बार नहीं आया, दूसरी बार देखो नहीं आ रहा, बाद में लास्ट में छोड़ना, ठीक है। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, उसके लिए आपको पेंसिल यूज करनी है, याद रखना। बच्चे पेन यूज कर लेते हैं, वो नहीं करना है, पेंसिल यूज करनी है। एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चंस में पेंसिल को आप HB वाली यूज करो, इतना शार्प रखो मतलब थोड़ा दिखे। बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज्यादा लाइट वाले दिखता भी नहीं है, और कभी क्या बहुत ज्यादा डार्क कर देते तो पेज थोड़ा सा फट के आ जाता है। तो इस चीज को आपको इग्नोर नहीं करना है। कंस्ट्रक्शन में HB वाली पेंसिल अच्छी से यूज करनी है, अप्सरा की यूज कर लो, ठीक। नेक्स्ट इज जो क्वेश्चन ना आए, इसमें क्या करोगे, जो क्वेश्चन ना आए, ठीक है। तो जो क्वेश्चन ना आए उस क्वेश्चन में आपको, जैसे मान लो आपको सर्कल का प्रूफ वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा, सर्कल में दिक्कत आ रही है बच्चों को, ठीक है। तो सर्कल का आपको अगर प्रूफ वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आपको क्या करने का है, उस क्वेश्चन का पहले डायग्राम बना दो। अच्छा, प्रूफ का है तो गिवन लिख दो, टू प्रूफ लिख दो, कंस्ट्रक्शन लिख दो। जो बिल्कुल नहीं आ रहा उसके लिए बोल रहा हूँ, जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, गिवन लिख दो, टू प्रूफ लिख दो, कंस्ट्रक्शन लिख दो, उसका डायग्राम अच्छे से बना दो, ठीक। उसके बाद उस डायग्राम से आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, उसका तो कोई 2 टेंजेंट बराबर, 2 टेंजेंट बराबर लिखो, 2 एंगल बराबर है, 2 एंगल बराबर लिख दो। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से या फिर एंगल सेगमेंट थ्योरम से कोई 2 एंगल बराबर है तो वो बराबर लिख दो। कोई 2 कोण बराबर है, कोई डायमीटर बराबर है, कोई रेडियस बराबर है, जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके उस डायग्राम से वो सारी इन्फॉर्मेशन लिख दो। उतने में आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, 1 नंबर डायग्राम मिल जाएगा, 1 नंबर इन्फॉर्मेशन लिखने का मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यही वीडियो थी। इस वीडियो को यहाँ तक देखी, बहुत अच्छी बात है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर रह गया, आपको लगता हो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए था, तो आप सजेशन दीजिए। आपके पॉइंट है, आपके नाम के साथ एक नई वीडियो बनानी चाहिए, ठीक है। तो बाय बाय, टाटा, सी यू इन द